आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक आप इंडक्शन कुकर देखते हो। इंडक्शन कुकर में हमारे लो वोल्टेज का और हाई वोल्टेज का एरर आता है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि एरर किस लिए है और ये लो वोल्टेज क्यों किस लिए एरर कोड बनाया है और हाई वोल्टेज के लिए किस लिए है। तो पहले हम थ्योरेटिकल को समझ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा लो वोल्टेज में क्यों नहीं चलेगा और हाई वोल्टेज में क्यों नहीं चलेगा। इसके ऊपर कंपनी वाले ने डिजाइन किए रहते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के बताऊँ, आप इंडक्शन देखते हो, इंडक्शन के पीछे में आप देखते हो कोई सा भी कंपनी का रहे, बजाज का, फिलिप्स का, हेवल्स के, सब के पीछे में जो एक लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, एसी वोल्टेज 230 वोल्ट, चाहे 220 से लेकर 240 वोल्ट एसी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वाटेज। तो वाटेज क्या होता है, इंडक्शन का वाट, यानी वो कितनी वाट की है, और वोल्टेज में सब में सेम लिखा रहता है क्योंकि वो सबको एक ही वोल्टेज एसी मिलती है, 220 मिल गया, 230 मिल गया, 240 मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारा इंडक्शन कुकर, अगर हमारा जो इंडक्शन कुकर है 220 से लेके 240 वोल्ट परफेक्ट है उसके लिए। ओके, अब जो हमारा होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, यहाँ मैं दो विभाग में बांटा हूँ, एक सेक्शन ए वाला हो गया, ए हो गया, तो हम इसको देते हैं इसको देते हैं ए वाला और ये बी दे देते हैं। ओके, यानी हाई वोल्टेज को बी सेक्शन और लो वोल्टेज को ए सेक्शन। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो 170 से लेके 180 वोल्ट एसी सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास रहेगा तो आपका इंडक्शन लो वोल्टेज में जाएगा। तो लो वोल्टेज में एरर कोड आते हैं। अब हम एरर कोड के बारे में बता नहीं सकता। अगर मान लीजिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो आप यूनिवर्सल बोर्ड देखते हो 2200 वाट का, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे मैं वीडियो बनाया हूं अपने ऑनलाइन में, उसमें आता है लो वोल्टेज के लिए E1 आता है। ओके, और हाई वोल्टेज में E2 आता है, यहाँ पे E2 एरर आएगा, ये ऐसा हो गया। तो दोस्तों अब E1 और E2 लो हाई। अब बात करने वाला है दोस्तों जो हमारा इंडक्शन कुकर है वो लो वोल्टेज में क्यों नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमारा जो इंडक्शन कुकर है 5 से 6 एम्पियर लेता है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूं 240 वोल्ट, 240 वोल्ट दे देता हूं, कितने वाट में चला रहा हूं मैं, 1000 वाट में चला रहा हूं। मैं अपने इंडक्शन को कोई सा भी कंपनी का, इसको मैं 1000 वाट में चला रहा हूं, यानी यूज कर रहा हूं। तो हमारा जो एम्पियर लेगा 4 से समझ लो 4.5 यानी 4.5 एम्पियर लेगा ये। ओके, इतना एम्पियर लेगा। अगर हम क्या करते हैं, आपको मैं थोड़ा थ्योरिटिकल बता देता हूं कि जैसे मान लो हमारा 220 यहाँ पे 240 वोल्ट है, अगर हम इसको क्या करता हूं, मान लो 170 कर देता हूं, यहाँ पे 170 वोल्ट कर देता हूं, कौन सा वोल्ट, एसी। ओके, तो हमारा एम्पियर बढ़ जाएगा। जैसे लो वोल्टेज होता है, अगर लो वोल्टेज में कोई सा भी अगर उपकरण हो, चाहे आपका एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे इंडक्शन हो या टीवी, कुछ भी हो, तो आपको क्या होता है, उसका लो वोल्टेज में चलाओगे तो उसका एम्पियर बढ़ जाएगा। अगर एम्पियर मान लो यहाँ पे एम्पियर बढ़ के आपका आ जाएगा 7 एम्पियर, मान लो लेने लगेगा, कितना, 7 एम्पियर। तो क्या होता होगा, जितना ज़्यादा एम्पियर लेता है, आपको पता होगा कि हमारा इंडक्शन उतना गर्म होता है। अगर गर्म होगा तो कट ऑफ हो जाएगा। क्यों कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉइल की टेम्परेचर है वो लगभग 250 से 300 डिग्री से कम ही में काम करती है। उससे जैसे ही ज़्यादा होता है तो हमारा इंडक्शन बंद हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ये हो गया। अब हाई वोल्टेज की बात कर लूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 260 वोल्टेज आ जाता है, 200 मान लीजिए 60 वोल्टेज, यहाँ पे मैंने 280 वोल्टेज लिख दिया, यहाँ पे 280 वोल्टेज लिख दिया। तो 280 वोल्टेज में क्या होता है, इंडक्शन आपका चलेगा, लेकिन हमारा जो IGBT है वो प्रॉपर कितने में स्विचिंग होता है, 300, यानी समझ लो 300 वोल्ट से लेके हमारा जो होता है 370 वोल्टेज तक होता है। लेकिन हमको यहाँ पे 280 वोल्ट मिलेगा, तो हमारा IGBT में कितना वोल्ट मिल जाएगा, हमारा IGBT में 390 वोल्ट मिल जाएगा। तो इसके नाम से है कि हाई वोल्टेज भी है, तो हमारा इंडक्शन रनिंग मत हो, चले मत, क्योंकि हमारा इंडक्शन सेफ्टी रहे, यानी इंडक्शन के प्रोटेक्शन के लिए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को विभाग में बांटते हैं। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, आपके पास होगा तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो एक सिद्धांत है, सिद्धांत क्या होता है, सब कंपनी में एक ही लागू होता है, एक ही नियम रहता है। बट क्या होता है, जो PCB की डिजाइन होती है, ये मान लो यहाँ पे 470 के कुछ डिजाइनिंग यानी कंपोनेंट रेजिस्टेंस ही रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है कम ज़्यादा रहती है। ओके, तो सबसे पहले इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ E1 और E2 के एरर के बारे में। जो E1 होता है लो वोल्टेज का है, तो आप देखते हो इंडक्शन के PCB में हमारा जो न्यूट्रल और फेस, यहाँ पे 2 वायर होता है मेन PCB में, 230 वोल्ट AC इन होता है। उसके बाद में देखते हो, जानते हो दोस्तों, फ्यूज के बाद में डायोड लगा रहता है। जो एक डायोड लगा रहता है वो 4007 के रूप में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4007 डायोड। ओके, यहाँ पे 4007 डायोड के रूप में लगा रहता है।
एक लगेगा न्यूट्रल लाइन से और एक लगेगा आपका फेस लाइन से। अब दोनों डायोड लगने के बाद में आगे क्या होता है, जो पॉजिटिव होता है सिरा होता है वो शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे हमको प्लस सप्लाई मिल जाता है डीसी वोल्टेज। ओके, यहाँ पे 230 वोल्ट एसी वोल्टेज इन होता है और यहाँ पे 230 वोल्ट समझ लो डीसी आउटपुट हमको मिलने लगेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि 470 की रेजिस्टेंस लगता है, 470 की रेजिस्टेंस लगेगा। फिर रेजिस्टेंस लगने के बाद में फिर एक 820 की रेजिस्टेंस लगेगा। तो क्या होता है 820 की रेजिस्टेंस लगेगा। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस लगाते क्यों है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि हर पीसीबी के अंदर में रेजिस्टेंस लगाते क्यों है। अब मैं जो पीसीबी के बारे में बता रहा हूँ यूनिवर्सल बोर्ड है, उसमें इतना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहता है, लेकिन 99% हर पीसीबी के अंदर में रेजिस्टेंस लगा होगा। मान लो कोई बजाज कंपनी का एसएमडी वाला है, उसमें भी एसएमडी में रेजिस्टेंस लगा होगा, कोई फिलिप्स का है तो उसमें भी एसएमडी में रेजिस्टेंस लगा होगा, लेकिन लो वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगाना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये 470 के रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास 230 वोल्ट मिल रहा है, तो आप मेरे से सर पूछोगे सर हमारे पास 170 वोल्ट तो है नहीं, 230 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, बट हमारे इंडक्शन में E1 का एरर क्यों आ रहा है, लो वोल्टेज का एरर क्यों आ रहा है, आप मेरे से एक क्वेश्चन करोगे। तो दोस्तों इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके माध्यम से हमारे 8 नंबर पिन पे क्या होता है, वोल्टेज जाता है। कितना वोल्ट जाता है, 1 वोल्ट। तो क्या हो सकता है, जब तक 1 वोल्ट यहाँ पे आएगा तब तक आपका सही काम करेगा। क्या, अगर मान लो आप 230 वोल्ट दिए हो, 1 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा तभी आपका सही काम करेगा। अगर मान लो 1 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ये बीच से रेजिस्टेंस ओपन हो गया, रेजिस्टेंस ही नहीं है, मान लो ओपन कर दिया, आगे में हमारा जो यहाँ पे सर्किट बनाया हूँ, परिपथ बनाया हूँ, सप्लाई जा ही नहीं रहा है, तो हमारा डिस्प्ले में E1 का एरर शो करने लगेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास लो वोल्टेज है, आपको रेजिस्टेंस को चेक करना है, वोल्टेज को चेक करना है, उसके बाद रेजिस्टेंस को वैल्यू को चेक करना है। ये हो जाता है हमारा E1 का। अब उसके बाद ये हो गया, अब हम हाई वोल्टेज में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हाई वोल्टेज का सेम नियम है, रेजिस्टेंस वही लगेगा, बट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस 820 के है। आपको जानकारी की बात हो कि मैं 2 विभाग में इसलिए बांटा हूँ, आपको समझाने के लिए बांटा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से 470 की रेजिस्टेंस एक ही ठो लगा रहता है। ये जो 2 यहाँ पे 820 की रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये 2 ठो लगा है, एक लगा रहता है लो वोल्टेज के लिए, एक ठो लगा हाई वोल्टेज के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बनाया हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सेम प्रोसेस है, जो इसका प्रोसेस है वैसा ही सेम प्रोसेस है। अगर सेम प्रोसेस, इसमें बस क्या होता है, आईसी नंबर के 8 नंबर पिन पे 1 वोल्ट जाता था और इसमें 15 नंबर पिन पे 1 वोल्ट जाएगा। अगर यही मान लो रेजिस्टेंस 820 के खराब हो जाता है, यहाँ पे 820 के रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, तो हमको क्या मिलेगा, E2 का एरर मिलेगा। ये हो गया प्रोसेस, 820 के रेजिस्टेंस खराब होता है, हमको E2 का एरर मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया, आपको समझना है बात को। मैंने क्या किया, मान लो 470 की रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, जो हमारे पावर सप्लाई से होता है, एक ही ये हमारा, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा समझेंगे। अब हमारे ये पीसीबी जैसा डिजाइन रहता है वैसा मैं डिजाइन कर लिया दोस्तों। यहाँ पे डायोड हो गया, उसके बाद 470 के रेजिस्टेंस मेन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमारा E2 के लिए 1 वोल्ट चाहिए 15 नंबर पिन पे, और 1 वोल्ट 8 नंबर पिन पे चाहिए लो वोल्टेज के लिए, E1 के लिए। ओके, तो दोस्तों अगर हमको क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस लगा रहता है अलग अलग, और यहाँ पे 820 की 820 की। अगर आप मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, इस 470 के रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो दोनों के पास 1-1 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, दोनों के पास 1-1 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सा एरर कोड आएगा। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपका E1 का एरर आ सकता है, E2 का एरर आ सकता है। अधिकांश किसका एरर आता है, हाई वोल्टेज का एरर आता है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे मान लो 470 के रेजिस्टेंस है तो आपको 820 के रेजिस्टेंस सही है, लेकिन अगर ये 470 के रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो क्या एरर कोड आएगा, तो उसको मल्टीमीटर से आपको चेक करना। अधिकतम यानी हम 50% से ज़्यादा बोल सकते हैं, 70% बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज का एरर कोड आता है। क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा है, एक रेजिस्टेंस जो लगा है E2 के लिए और ये जो रेजिस्टेंस लगा है E1 के लिए, यानी ये हाई वोल्टेज के लिए, ये क्या लो वोल्टेज के लिए। लेकिन ये जो मेन रेजिस्टेंस होती है ये 470 की, ये दोनों के लिए लगा है। तो अगर दोनों के लिए लगा है, आपको लो वोल्टेज के लिए भी लगा है और हाई वोल्टेज के लिए लगा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाएगा तो हाई वोल्टेज का एरर कोड आता है, तो आपको उसको समझना है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट हो गया। ये हमारा थोड़ा सा थियोरिकल वीडियो था, और आपको जानकारी के लिए बताऊँ कि कोई सा भी आपके पास इंडक्शन आता है एरर कोड के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए, आपको पता नहीं है। जैसे मेरे को पता चल रहा है कि इसमें E1 आता है तो लो वोल्टेज है, इसमें E2 आता है तो हाई वोल्टेज है, लेकिन आपको पता नहीं है कि तो कैसे करोगे, उसमें आपको रेजिस्टेंस को चेक करना है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेक करोगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्या मिल पाएगा और आप आसानी से रिपेयर कर लोगे। तो दोस्तों आपको क्या होता है, यानी समझ लो
कोई सा भी पीसीबी रहे, थोड़ा सा अच्छे से आप समझोगे तो आपको जरूर जल्दी समझ में आएगा और उसको कॉपी में नोट करते जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो। गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहाँ पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा। कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहाँ पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा, और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से I.G.B.T शुरू करेंगे, I.G.B.T से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है, या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को I.G.B.T 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है। जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो, हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।